ओटीईटी के पेपर 1 में आपको मिलेगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है। वहीं पर अगर पेपर 2 में आप देखेंगे तो मिलेगा मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत। तो दोनों में ही आपको सेम पॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ पर जहाँ अगर लिखा होगा कि भाषा शिक्षण के लिए ये सिद्धांत चाहिए, वहाँ पर आप थोड़ा सा ही चेंज करना होगा कि मातृभाषा शिक्षण के लिए ये सिद्धांत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऐसे में दोनों में ही आपको सेम पॉइंट्स दिखेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। भाषा शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं, जिनका उपयोग करके विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को समृद्ध किया जा सकता है। तो भाषा शिक्षण में किस पर ध्यान दिया जाता है? भाषाई कौशलों पर, भाषाई कौशलों के विकास पर। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का विवरण देखेंगे कि क्या क्या सिद्धांत होते हैं। अनुबंधन का सिद्धांत। भाषा विकास में अनुबंधन या साहचर्य का अत्यधिक योगदान है। शैशवावस्था में जब बच्चे शब्द सीखते हैं तो सीखना अमूर्त नहीं होता, बल्कि किसी मूर्त वस्तु से जोड़कर उन्हें शब्दों की जानकारी दी जाती है। तो आप देखेंगे जब बच्चे छोटे होते हैं तो अगर हम उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं, प्राइमरी लेवल के, जो लोअर प्राइमरी हो चाहे अपर प्राइमरी हो, ठीक है, तो जब भी हम उन्हें कुछ सिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो उन्हें नहीं पता है उसको हम ध्यान में रखकर सिखाते हैं, बल्कि जो उन्हें पता है उसी के साथ लिंक करके हम उन्हें सिखाते हैं, ठीक है। मतलब जो चीज़ उनके दिमाग में हो, उन्होंने देखा हो कभी, उन्होंने उस चीज़ के बारे में उन्हें ज्ञान हो, ठीक है, मतलब मूर्त वस्तु हो, उसी के साथ हम जोड़ करके नया ज्ञान उन्हें देते हैं, ठीक है। तो ये जो लिंक करके जो ज्ञान देना है, ठीक है, जो उनके पास पहले से ज्ञान है, जो पहले से वो लोग पढ़े हुए हैं, उसी के साथ जो लिंक करके उन्हें कुछ बताना है, वही क्या है? अनुबंधन का सिद्धांत। तो बच्चों के लिए ये सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि जब भी हम उन्हें कोई नया चीज़ सिखाते हैं तो उसे उनके पास जो पहले से ज्ञान है उसी के साथ लिंक करके जोड़ करके हम सिखाएं। फिर आता है अनुकरण का सिद्धांत। बालक अपने परिवारजनों तथा साथियों की भाषा का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। समाज या परिवार में जैसी भाषा बोली जाती है, बच्चे उसी भाषा को सीखते हैं। यदि बालक के समाज या परिवार में प्रयुक्त भाषा में कोई दोष हो तो उस बालक की भाषा में भी दोष परिलक्षित होता है। तो चाहे आप पढ़ो भाषा शिक्षण का सिद्धांत, चाहे मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत, ठीक है, दोनों ही जगह आप क्या देखोगे कि भाषा बच्चा सीखता कैसा है? पहले वो अनुकरण करके सीखता है। छोटा सा बच्चा पैदा होते ही वो स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो अपने घर पर से सीखता है। घर पर अगर उसके माँ पापा इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी शुरू से इंग्लिश बोलना शुरू करता है, वो सुन सुन के, ठीक है। जैसे उसके माँ पापा जैसे प्रोनाउंस करते हैं वो भी वैसा वैसा करने लगता है, और धीरे धीरे उसके माँ पापा जैसे बोलते हैं या फिर उसके घर में जो लोग रहते हैं वो सारे जैसे जैसे बोलते हैं वो भी वैसा बोलता है, ठीक है। अगर वो जैसे अगर संबलपुरी हो तो संबलपुरी में जैसे बोलते हैं, थोड़ा उड़िया से अलग होता है, तो बच्चा भी शुरुआत से वैसे ही बोलने लग जाता है। तो ये होता है अनुकरण का सिद्धांत। आप मातृभाषा पढ़ाओ चाहे कोई भी भाषा पढ़ाओ, वहाँ पर अनुकरण का सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि बच्चा जो है अनुकरण करते करते सीखता है। अगर घर पर बोलते समय कोई ऐसे शब्द हो जो गलत यूज करते हैं, ठीक है, मतलब गलत तरीके से उसका प्रोनाउंस करते हैं घर वाले, तो बच्चा भी वही करता है। तो ये चीज़ है अनुकरण का सिद्धांत। फिर है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। हिंदी पाठ्य सामग्री और उसकी शिक्षण प्रणालियों का चयन बच्चों की रुचि एवं आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिना रुचि के विद्यार्थी को भाषा नहीं सिखाई जा सकती। साथ ही भाषा सीखने के दौरान उन्हें निरंतर अभिप्रेरित करने की आवश्यकता होती है, जिससे भाषा सीखने के प्रति उनमें उत्साह एवं रुचि बनी रहे।
तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब भी आप बच्चे को भाषा सिखाते हैं तो उसे समय समय पर प्रेरणा देना है, ताकि उस भाषा के प्रति उसके मन में रुचि जागृत हो सके और वो सीखने में रुचि ले सके। क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या है? क्रियाशीलता बालकों में सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। इसलिए अधिकतर शिक्षा शास्त्रियों ने भाषा शिक्षण में इस सिद्धांत को अपनाए जाने की सिफारिश की है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, स्कूल के साहित्यिक कार्यक्रमों में उन्हें भागीदारी के लिए कहना, पाठों का अभ्यास कराना, मौखिक व लिखित कार्य कराना आदि कार्य किए जा सकते हैं। तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में ये देखना है कि बच्चे को हम कैसे एक्टिव रख सकते हैं। अगर हम उसको भाषा सिखा रहे हैं तो ऐसा वातावरण निर्माण करें कि बच्चा एक्टिव रहकर सीखे। जब भी वो अगर पासिव हो जाता है तो वो सीख नहीं सकता, ठीक है, चीज़ों को वो समझ नहीं पाएगा, वो याद नहीं रख पाएगा। लेकिन अगर वो एक्टिव होकर सीख रहा है, वो खुद भागीदारी ले रहा है जो भी हम सिखा रहे हैं उसे उसमें, तो वो जल्दी सीख पाएगा और उसमें जो भी वो सीख रहा है उसमें वो रुचि ले पाएगा। तो इसीलिए बच्चे को क्रियाशील रखना है जब भी हम उसको भाषा सिखा रहे हैं। अभ्यास का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक ने कहा है, भाषा एक कौशल है और इसका विकास अभ्यास पर ही निर्भर है। ट्रायल एंड एरर आपने सुना होगा थॉर्नडाइक के बारे में, तो अभ्यास पर ये जोर देते थे। भाषा के कलात्मक एवं भावात्मक दोनों पक्षों के लिए अभ्यास सर्वथा आवश्यक है। अभ्यास के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई कौशलों को निरंतर बेहतर बनाया जा सकता है। इसीलिए एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को लेख आधारित कार्य दे। तो लेख आधारित कार्य का मतलब क्या है कि टास्क दे, ठीक है, लिखने के लिए टास्क दें, ताकि बच्चा जो है लिखे, बार बार लिखे, बार बार अभ्यास करे। तो जैसे वो बार बार अभ्यास करेगा तो वो भाषा को जल्दी बेहतर तरीके से सीख पाएगा। आवृत्ति का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि भाषा सीखने में आवृत्ति का बहुत अधिक महत्व है, ठीक है, रिपीट करने का। सीखी हुई बात को जितनी अधिक दोहराया जाएगा वो उतनी ही अधिक देर तक याद रहेगी। इसलिए भाषा शिक्षण में पुनरावृत्ति पर भी विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता होती है। तो आवृत्ति का सिद्धांत मतलब है कि हम जो कुछ भी बच्चे को सिखाते हैं वो बार बार उसे दोहराए। और वो बार बार कैसे दोहराएगा? जब हम दोहराएंगे तो वो भी दोहराएगा, ठीक है। तो आवृत्ति का सिद्धांत पर भी ध्यान देना है। साहचर्य का सिद्धांत। बच्चे दूसरों को सुनकर बोलना तो सीखते ही रहते हैं, किंतु इस प्रकार के अधिगम के लिए पर्याप्त संख्या में उसे इस भाषा के बोलने वालों का साहचर्य मिलना आवश्यक है। बच्चा माँ को माँ या मम्मी कहने के साथ पहचानना तभी सीख सकेगा जब माँ के उच्चारण के साथ स्वयं माँ को और पिताजी या पापा के उच्चारण के साथ स्वयं पिता को भी देखेगा। जब तक शब्दों व वस्तु के मध्य वो संबंध स्थापित नहीं कर पाएगा तब तक उसका समग्र रूप से भाषाई विकास होना कठिन है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे मतलब बच्चा जो है अनुकरण करके सीखता है, तो वो कहाँ से अनुकरण करेगा? अपने आसपास जो लोग हैं उन्हीं से अनुकरण करेगा। वो जो बोल रहे हैं उसी को सुनकर वो सीखेगा। तो ऐसा वातावरण होना चाहिए कि बार बार वो सुन सके, ठीक है। मतलब अगर वो कुछ बोलना चाहता है, वो जो है धीरे धीरे बोलना सीख रहा है, तो उसके आसपास ऐसे लोग होना चाहिए जो उसको मदद कर सकें, जो उसके बोलने में मिलकर बोल सकें, ठीक है, ताकि वो जल्दी से बेहतर तरीके से सीख सके। यह है साहचर्य का सिद्धांत। मतलब सहयोग वो चाहता है तो सहयोगी उसके पास होना चाहिए, तभी वो सीख पाएगा। अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत क्या है? भाषा शिक्षण का मूल उद्देश्य भाषा कौशलों में छात्रों को निपुण करना होता है। भाषा कौशल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन। ये सभी भाषा कौशल आपस में परस्पर संबंधित हैं।
अतः इन सभी का समुचित ज्ञान आवश्यक है। यदि बालक किसी एक भाषा कौशल के प्रयोग में निपुण और अन्य के प्रयोग में असमर्थ होगा तो इसे शिक्षण की असफलता ही माना जाएगा। इन सभी कौशलों में निपुणता का अनुपात सही होना चाहिए। तो यह बताया गया है कि भाषा कौशल जो 4 प्रकार का होते हैं कि श्रवण, वाचन, पठन, लेखन, चारों में ही जो निपुणता है बच्चे की, ठीक है, वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि श्रवण कौशल जो है बच्चे के पास ज़्यादा है लेकिन वाचन कौशल थोड़ा कम है, फिर पठन कौशल थोड़ा ज़्यादा है, फिर लेखन कौशल थोड़ा कम है। ऐसे होने से जो क्या है भाषा का जो ज्ञान है उसके पास जितना होना चाहिए उतना नहीं है, ये माना जाएगा। ठीक है, तो अनुपात एवं क्रम का सिद्धांत में ये बोला गया है कि जो 4 प्रकार के कौशल होते हैं, चारों में ही 4 प्रकार के कौशलों में समान रूप से निपुण होना चाहिए। ठीक है, श्रवण कौशल में वो जितना निपुण है उतना वाचन में भी, मतलब जितना वो सुन रहा है उतनी जितने अच्छे से वो सुन रहा है उतने अच्छे से वो पढ़ भी पा रहा हो, उतने अच्छे से वो लिख भी पा रहा हो, उतने अच्छे से वो बोल भी पा रहा हो। ठीक है, कुछ कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन जब कुछ कहने के लिए बोल दो तो वो चुपचाप खड़े होते हैं। ठीक है, ठीक से सही ढंग से वो बोल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर भाषाई विकास जो है उनका वो अधूरा है। इसीलिए जो भी 4 कौशल हैं इन चारों में ही बच्चे को पूर्ण रूप से और समान रूप से और क्रमबद्धता से निपुण होना है। चयन का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के लिए कब किस सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया जाए, इसका उपयुक्त ज्ञान अध्यापक को होना चाहिए। किसी पाठ को किस रूप में प्रस्तुत करके छात्रों के लिए सरल एवं सहज बनाया जाए जिससे वे सरलतापूर्वक विषय वस्तु को समझ सकें, इसके लिए अध्यापक को बहुमुखी प्रयास करना चाहिए और जो रूप अधिक प्रभावकारी हो उसका चयन करना चाहिए जिससे छात्र लाभान्वित हो सके। तो चयन का सिद्धांत मतलब किस पद्धति से हमें बच्चों को पढ़ाना है और जो भी विषय हम पढ़ाएंगे उसके लिए कौन से शिक्षण सामग्री उपयुक्त होंगे। ठीक है, ये सारा जो चयन करना है इसे कहते हैं चयन का सिद्धांत। ऐसे चयन करना है जिससे बच्चा जो है प्रभावी ढंग से जो भी पढ़ रहा है वो समझ पाएगा, उसको याद रख पाएगा और विषय के प्रति वो रुचि ले सकेगा। बाल केंद्रितता का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के समय इस बात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए कि शिक्षण का केंद्र बालक है। अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्मविभोर नहीं होना चाहिए कि बालक विस्मृत हो जाए, बल्कि उसके शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। भाषा शिक्षण में बालक के स्वभाव, क्षमता, रुचि, स्तर आदि का ध्यान रखा जाना सर्वाधिक आवश्यक है। तो भाषा शिक्षण के दौरान हमें क्या याद रखना है, एक टीचर होने के नाते, कि केंद्र में कौन है, बालक है। बालक की आयु, बालक का जो स्तर, बालक की क्षमता कितनी है, बालक की योग्यता क्या है, इन सब को ध्यान में रखना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि टीचर की योग्यता ज़्यादा है तो टीचर जो है उस लेवल पर जाकर पढ़ाएगा, ऐसा नहीं। बालक की योग्यता जो है, बालक की क्षमता जो है उसको ध्यान में रखकर भाषा शिक्षण कराना है। मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के मनोवैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधानों के द्वारा यह सिद्ध किया है कि विद्यार्थी को शिक्षित करते समय उसकी मातृभाषा का उपयोग करने से वो शीघ्रतापूर्वक अपने ज्ञान में वृद्धि करता है। इस मत के पीछे उनका तर्क है कि मातृभाषा में शिक्षण कार्य करने से विद्यार्थी शब्दों के साथ वस्तुओं का संबंध स्थापित कर पाता है, जिससे उसके विचार स्थायी रूप से निर्मित होते हैं। तो मातृभाषा शिक्षण के सिद्धांत में क्या बोला गया है कि जब भी हम कोई भी भाषा सिखाते हैं, ठीक है, तो अगर हम उसको अगर हिंदी भाषा ही सिखाते हैं और जब उसको समझाते हैं तो मातृभाषा में समझा रहे हैं, तो क्या होगा, मातृभाषा में जब हम बोल देंगे किसी शब्द को, तो बच्चा क्योंकि रोज़ वो मातृभाषा में घर पर बात करता है, तो मातृभाषा में वो जो चीज़ को देखा है उस चीज़ के साथ शब्द को रिलेट कर पाएगा।
तो वो जल्दी समझ पाएगा और वो ज्ञान जो है स्थायी हो पाएगा। ठीक है, ये है मातृभाषा शिक्षण का सिद्धांत। पुनर्बलन का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट करने का प्रयास किया कि जब तक अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता को सफलता मिलती रहती है तब तक वो उत्साहित होकर सीखता रहता है। उसकी सफलताएं ही उसके मनोबल में वृद्धि कर उसे उसके लक्ष्य की ओर अग्रसर करती रहती हैं। तो पुनर्बलन का सिद्धांत, इसमें एक मनोवैज्ञानिक का नाम याद रखना है, B.F. स्किनर। और पुनर्बलन में क्या है कि अगर बच्चा सफलता पाता है, ठीक है, वो सफल होता है, फिर उसको प्रेरणा भी मिलती रहती है। ठीक है, या फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, जैसे जैसे वो बच्चा उन्नति करता है कुछ सीखते हुए, अगर हम उसको प्रेरणा देते रहते हैं, उसको उत्साहित करते रहते हैं, तो क्या होता है, वो जो सीख रहा है वो कंटिन्यू सीखता जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो सफल होता जा रहा है, उसको बीच में से प्रेरणा मिलती जा रही है, तो वो सीखता रहेगा, ज़्यादा रुचि लेगा, ज़्यादा एक्टिव होकर सीखता रहेगा। तो पुनर्बलन जरूरी है भाषा शिक्षण में एक बच्चे के लिए। वैयक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। कक्षा के सभी छात्रों में वैयक्तिक विभिन्नताएं होती हैं। कोई छात्र अशुद्ध उच्चारण करता है तो किसी का लेख यानी कि राइटिंग जो है स्पष्ट नहीं होता, किसी का वाचन ठीक नहीं तो किसी का लेख अशुद्ध होता है, कोई मौन पाठ नहीं कर पाता है तो कोई अनेक बार याद करने पर भी तथ्य भूल जाता है। इसलिए अध्यापक को इन सबकी वैयक्तिक विभिन्नताओं एवं कठिनाइयों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य संपन्न करना चाहिए। तो जब भी हम भाषा सिखाते हैं, चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे कोई भाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, तो वैयक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लास के सभी बच्चे सेम नहीं होते हैं और सब लोग समान परिमाण में जो है सीख नहीं पाते हैं। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखना है, वैयक्तिक विभिन्नता को। निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत। हिंदी भाषा शिक्षण के एक नहीं अनेक उद्देश्य होते हैं। हमें बच्चों के ज्ञान, कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति का विकास करना होता है। प्रत्येक उद्देश्य की प्राप्ति एक निश्चित अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए विषय वस्तु से संबंधित विशेष नियमों से छात्रों को परिचित कराकर तत्पश्चात उसके सामान्य नियमों से विद्यार्थियों को परिचित कराना चाहिए। अध्यापक को शिक्षण से पूर्व पाठ के उद्देश्य और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विषय सामग्री का चयन बच्चों के स्तर के अनुकूल करना चाहिए। तो निश्चित उद्देश्य एवं पाठ्य सामग्री का सिद्धांत क्या है कि कौन से प्रकार के पाठ्य सामग्री हम चयन करेंगे और जो पाठ हम पढ़ा रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य क्या है, ये चीज़ निश्चित होना चाहिए। ठीक है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं और वो पढ़ाने के लिए हमें कौन सी सामग्रियाँ चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए भाषा शिक्षण से पहले। तो ये थे भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है।